हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट, आज इस सेशन के अंदर हम पिछली बार जो पेपर हमारा बना था सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 10 अक्टूबर को, यानी कि 2022 अक्टूबर में जो अपना पेपर हुआ था, उसका फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन बने थे उनको हम डिस्कस करेंगे। और उसमें भी पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा उसको हमने एक कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैसे कैटेगरी में डिवाइड किया इसको जान लीजिए कि भाई हमारे जो 100 क्वेश्चन थे, उन 100 क्वेश्चन को मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का अलग से निकाल लिया। और मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्वेश्चन बना था लगभग 40 से 41 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का था, सिर्फ 100 में से। ठीक है, उनको मैंने एक ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन कोई अपना जो है संवैधानिक सुधार से है, दूसरा क्वेश्चन आगे से एकदम राष्ट्रीय आंदोलन से है, तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से मैंने उसको सेट किया है। तो कम कम क्वेश्चन करेंगे, रेगुलर वे में पार्ट में तोड़ के करेंगे, लेकिन पेपर को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे तरीके से हम समझते चलेंगे। ठीक है, इस चीज को देखिएगा। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन आपके बने थे भाई, कि किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल परिषद को भारत के सभी ब्रिटिश राज्य क्षेत्रों हेतु कानून बनाने यानी कि लेजिस्लेट करने की शक्ति प्राप्त हुई। यानी कि लेजिस्लेट करने की शक्ति प्राप्त हुई। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। और आप एक चीज को जानना स्टूडेंट, कि आप जब यहां पे पढ़ते हैं, जब आप एग्जाम हॉल के अंदर जाते हैं, उसके बीच का एक गैप होता है। उस गैप के अंदर आप देखिए कितनी गलती करते हैं। यानी कि थोड़ा बहुत वर्डिंग के अंदर ही चेंज होता है आपके पढ़ने में, और एग्जाम के जो पेपर आता है उसमें आप लगाना इसका एक आइडिया। कल हम लगभग ये कंप्लीट कर लेंगे मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट। तो आप देखना 40 में से मैं मानता हूं कि जो स्टूडेंट सीरियस तैयारी कर रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है थोड़ा बहुत, तो वो 30 प्लस इसमें आराम से कर सकता था। कैसे, देखिएगा स्टूडेंट। यानी कि बोला गवर्नर जनरल परिषद को भारत के सभी ब्रिटिश राज्य क्षेत्रों हेतु कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हुई। यानी कि सीधा सीधा ये बात बोली गई स्टूडेंट, कि यहाँ पे आपको ये पता था कि भाई पहले 1773 से पहले क्या होता था। 1773 से पहले बंगाल के अंदर गवर्नर बनते थे। बंगाल के अंदर गवर्नर बनते थे 1773 से पहले। आपने देखा कि 1773 में क्या हुआ, अब बंगाल में गवर्नर जनरल बनने लगे। ठीक है, यानी कि आप यहां पे एक बात बोल सकते हैं कि 1773 के अंदर केंद्रीयकरण की शुरुआत हो गई, और बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसके अधीन मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी उसके अधीन आ गई। लेकिन यहां पे बोला है कि सभी ब्रिटिश राज्य क्षेत्रों हेतु कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हुई। यानी कि पूरे भारत पर कानून बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल को कब प्राप्त हुई, तो आप बोलोगे कि आप एक पीक लेवल आप देखोगे सेंट्रलाइजेशन का, यानी कि केंद्रीकरण का पीक लेवल देखोगे। कहां पे देखोगे पीक लेवल? 1833 के एक्ट में देखोगे, सेंट हेलेना अधिनियम के अंदर देखोगे। इस अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम भी बोला जाता है। तो यहां पे आप देखोगे केंद्रीयकरण का ये पूर्ण रूप आपको देखने को मिलता है। शुरुआत कहां से हुई केंद्रीकरण की? आप बोलोगे 1773 से शुरुआत हुई। पूर्ण रूप कहां पे आया, जहां पे गवर्नर जनरल पूरे भारत के लिए कानून बना सकते हैं? तो आप बोलोगे 1833 में इसका पूर्ण रूप देखने को मिला। लेकिन हो सकता है अगली बार चेंज करके आपसे बोल दिया जाए यहां पे ये ब्रिटिश राज्य क्षेत्रों हेतु कानून बनाने। आगे पूछ लिया जाए विकेंद्रीकरण की शुरुआत कहां से हुई, डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत कहां से हुई? तो आप बोलोगे 1861 से डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई। कैसे हुई डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत 1861 से? तो आप बोलोगे कि यहाँ पे मंत्रिमंडलीय व्यवस्था आ गई थी, भागीदार भारतीयों को बनाया जाने लगा था, यानी कि विभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1861 से हो गई थी। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत 1861 से हो गई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि विकेंद्रीकरण का पूर्ण रूप कहां पे देखने को मिलता है? तो आप बोलोगे कि विकेंद्रीकरण का पूर्ण रूप जो देखने को मिलता है वो 1935 के अंदर देखने को मिलता है। वो कहां पे देखने को मिलता है स्टूडेंट? वो 1935 के अंदर देखने को मिलता है। तो शुरुआत हुई 1773 से, यानी कि केंद्रीयकरण की शुरुआत आपने देखा इसको 1833 में पूरे भारत के अंदर विस्तार, यानी कि इस अधिनियम केंद्रीयकरण का पीक आपने देखा। फिर विकेंद्रीकरण की शुरुआत, विकेंद्रीकरण का पूर्ण रूप आपने देखा। ठीक है, ये आप इसके संबंध में यानी कि अधिनियम के संबंध में आप पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक सलाह देता हूं, जब भी आप अधिनियम पढ़ने लगे तो इनमें 4 से 5 बातें ऐसी होती है जो आप हर जगह रिलेट करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि गवर्नर जनरल की काउंसिल, गवर्नर जनरल की परिषद। 1773 में गवर्नर जनरल की परिषद बनती है जब रेगुलेटिंग एक्ट हमारा आता है। उसमें गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य होते थे। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य होते थे, लेकिन वही है कि निर्णय बहुमत से नहीं हो पाता था। अब आपने पिट्स इंडिया एक्ट में देखा, जब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया, अब 4 से 1 कम कर दिया गया और यहाँ पे सदस्यों की संख्या 3 हो गई।
3 यहाँ पे हो गई सदस्यों की संख्या। अब 3 से 4 दोबारा कहां पे होती है? अब आप बोलोगे 3 से 4 जो दोबारा होगी वो 1833 के अंदर होती है, वो 1833 के अंदर होती है। एक विधिक सदस्य को ऐड किया गया है, लेकिन ये विधिक सदस्य परमानेंट तौर पे नहीं ऐड किया गया था, परमानेंट तौर पे नहीं ऐड किया गया था। परमानेंट तौर पे इसको जो है 1853 में इसको ऐड किया गया था, लॉर्ड मैकाले के नाम से जिसको आप जानते हैं। यानी कि शुरुआत में 4, फिर 3, फिर 4, फिर आप देखोगे ये आगे चलकर जो है 1861 में 5 हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे 1861 के अधिनियम के तहत ही 1878 के अंदर ये 6 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थी, ये लगातार इसका विस्तार होता गया। आपको पता होना चाहिए कहां पे 4 थे, कहां पे 3 थे, फिर 4 कहां पे हुए, फिर 3 कहां पे हुए। ठीक है, एक दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि आपने देखा कि 1793 से जो अपने 1793 के अंदर क्या हुआ कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य होते थे, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाना शुरू हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि कहां से, कब से वेतन दिया जाना शुरू हुआ भारतीय राजस्व से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को? तो आप बोलोगे 1793 से। अगर आपसे बोला जाए इनको कब समाप्त कर दिया गया ये अधिकार, आप बोलोगे 1858 में समाप्त कर दिया गया। आप बोलोगे 1858 में समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त कर दिया गया? क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही नहीं है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की निगरानी के लिए ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति की गई थी, और जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही नहीं होगी तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या काम होगा? तो समाप्त कर दिया गया। फिर आगे भारत सचिव की नियुक्ति आप 1858 के अधिनियम में आप देखते हैं कि भारत सचिव की नियुक्ति की गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति की गई, एक संसद सदस्य होते थे तो उनको भारतीय निधि से वेतन दिया जाने लगा। जब भारतीयों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो ये 1919 में आके इसको समाप्त कर दिया गया। अब जो है 1919 में भारतीय सचिव को भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाना बंद हो गया। लेकिन अंग्रेजों ने एक अल्टरनेट उपाय फिर ढूंढा और जो है हाई कमिश्नर का एक पद लेके आए, और हाई कमिश्नर के लिए 1919 में भारतीय वेतन से जो है उनको भारतीय निधि से उनको वेतन मिलना शुरू हुआ। तो आपने देखिए ये जो अधिनियम आप पढ़ते हैं या इतिहास का कोई भी टॉपिक आप स्टूडेंट पढ़ते हैं उसमें एक लिंक होता है, उस लिंक से आपने कनेक्ट करना है कि 1773 का पिट्सबर्ग एक्ट से क्या संबंध था, पिट्सबर्ग एक्ट का 1793 से क्या संबंध था, 1793 का 1813 से क्या संबंध था, 1813 का 33 से क्या संबंध है। तो हर चीज का एक लिंक है, लिंक से आपने कनेक्ट करना है कहां का क्या क्या प्रोग्रेस हुई, कहां पे व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का समाप्त हुआ, चीन और चाय से व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त हुआ, एजुकेशन के लिए कब फंड इनको मिलता है, या धार्मिक शिक्षा, धार्मिक यहाँ पे जो ये आप देखते हैं कि हमारे ईसाई मिशनरीज आते हैं ये कब आते हैं, लाइसेंस को कब समाप्त किया गया, भारतीयों के लिए परीक्षा कब शुरू हुई, या भारत में परीक्षा कब शुरू हुई। तो इन चीजों को जानना है। देखिए एक क्वेश्चन के अंदर तो ये सब चीजें बताना थोड़ा सा संभव नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि मैंने लगभग एक क्वेश्चन पे फिर एक ही क्लास होगी। संवैधानिक सुधार को लगभग 4 क्लासेस के अंदर पढ़ा जाता है, 4 घंटे की क्लास मैं मान के चलता हूं कि 3-4 घंटे यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट को यहाँ पे दे देने चाहिए। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप देखिए जानिए कि कहां से क्वेश्चन बना। एक क्वेश्चन आपको दिख गया, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी संबंध में, इसी के संबंध में हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और दूसरा क्वेश्चन भी जो है संवैधानिक सुधार से संबंधित ही आपका देखने को मिल रहा है आपको कि भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में बताना है, भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। तो 2 क्वेश्चन जो है संवैधानिक सुधार से संबंधित से आए थे। अब आप जानिए, और ये भी बताऊंगा कि स्टूडेंट गलती कहां पे करते हैं, कहां नहीं करनी चाहिए गलती, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। एक अखिल भारतीय संघ हेतु प्रावधान। अच्छा आप ही बताइए आप स्टूडेंट, एक अखिल भारतीय संघ हेतु प्रावधान, संघ क्या होता है? संघ के अंदर बात बोली गई थी कि जो ब्रिटिश भारतीय जो प्रांत है, ब्रिटिश भारतीय जो क्षेत्र है, जिनमें 11 प्रांतों की बात की गई थी, तो इन 11 प्रांतों को लेकर, 6 कमिश्नरी स्टेट को लेकर और रियासती राज्यों को लेकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होनी थी। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होनी थी, इसके लिए एक प्रावधान लागू किया गया था। यहां पे आप देखेंगे कि जो ये राज्य थे या राज्य जो थे ब्रिटिश प्रांत थे, इनका संघ के अंदर शामिल होना कंपलसरी था। इनमें जो है ये ऐसा नहीं था कि भाई इनके डिपेंड की बात है कि भाई ये स्वेच्छा के आधार पे इसके अंदर शामिल होंगे, स्वैच्छिक आधार पे नहीं। लेकिन जो हमारी रियासतें थी, रियासतें जो है स्वैच्छिक आधार पे संघ के अंदर शामिल हो सकती थी, स्वेच्छा थी इनकी, कोई इनके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं थी। इन्होंने मना भी कर दिया बाद में, ये संघ के अंदर शामिल नहीं भी हुई। और आप देखते हैं जो अखिल भारतीय संघ का जो मामला है, ये जो प्रावधान है, ये फेल हो जाता है, इसको
स्वीकृत कर दिया जाता है। लेकिन आपसे पूछा गया है 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रावधान क्या क्या थे, तो आपको पता लग गया कि प्रावधान क्या थे, लेकिन प्रावधान ये अस्तित्व में नहीं आ पाया। ठीक है, आपको पता लग गया। दूसरा, रक्षा पायो वाले उत्तरदायी शासन के हेतु प्रावधान। देखिए, आप जानते हैं उत्तरदायी शासन की शुरुआत, यानी कि आप शुरुआत 1919 में भी देखते हैं, यही उत्तरदायी शासन की बात आप 1935 के अंदर भी करते हैं। नेक्स्ट, सांप्रदायिक और अन्य समूहों के पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान। ये चीजें आपको बहुत परेशान करती है। पृथक प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक और अन्य समूह के, है ना, सांप्रदायिक और अन्य समूह के। देखिए, ये चीजें आपने स्टूडेंट 1909 में देखनी शुरू कर दी कि 1909 में मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रणाली के तहत रखा गया। जानते हैं, सिर्फ मुस्लिमों को। आपने 1919 में देखा कि मुस्लिमों के अलावा सिखों को या आंगल जो एंग्लो इंडियन है इनको ये अधिकार दिए गए। लेकिन आपको पता होना चाहिए 1935 में जो ये अधिकार प्राप्त थे सांप्रदायिक और अन्य समूह, मतलब जो आरक्षित जो मामले थे, ये आरक्षित मामले 9 वर्गों के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। अब आप बोलोगे 9 वर्ग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो आपने मुस्लिम देख लिया, याद रहेगा। सिख आपने देख लिया, ये याद रहेगा। एंग्लो इंडियन आपने देख लिया, ये याद रहेगा। अब आप चौथा देखिए, यूरोपियन। चौथा देखिए, यूरोपियन व्यक्तियों के लिए भी ये चीजें थी, यूरोपियन व्यक्तियों के लिए भी चीजें। पांचवा आप देखिए एंग्लो इंडियन देखा आपने, एंग्लो इंडियन, और एक आप देखेंगे भारतीय, सॉरी एंग्लो इंडियन हो गया एक। इसके बाद आप देखेंगे व्यापारी उद्योग के लिए भी। इसके बाद आप देखेंगे महिलाओं के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित की गई थी। इसके बाद आप देखेंगे जो श्रमिक जो वर्ग है, श्रमिक वर्ग के लिए भी ये सीटें आरक्षित की गई थी। तो कई वर्गों में आप देखोगे कि ये प्रतिनिधित्व दिन को दिया गया था। ठीक है, एक, हाँ, एससी, आप शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट आपने देख लिया। एक संघीय न्यायालय हेतु प्रावधान, एक संघीय न्यायालय हेतु प्रावधान। क्या था भाई ये संघीय न्यायालय? हालांकि स्थिति में नहीं आ सका ये भी पूर्णतः। तो क्या था ये संघीय न्यायालय? दिल्ली के अंदर एक संघीय न्यायालय स्थापित होना था। 1 अक्टूबर 1937 में इसकी स्थापना भी हो गई थी। लेकिन आप जानते हैं जो संघीय न्यायालय की बात 1935 में की गई थी, जैसे कि आज आप सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट एक हाईएस्ट कोर्ट आपको है, अपील उसके बाद में राष्ट्रपति में। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पर भी आप सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अगर कोई मामला है उसके बाद भी आप अपील कर सकते थे। कहाँ पे अपील कर सकते थे? एक प्रीवी काउंसिल के अंदर आप अपील कर सकते थे। प्रीवी काउंसिल के अंदर आप अपील कर सकते थे, इस मामले को प्रीवी काउंसिल के अंदर आप लेके जा सकते थे। ठीक है, तो आपने इसके अंदर क्या जानना है कि इसके अंदर एक चीफ जस्टिस होते थे, चीफ जस्टिस होते थे जिसका नाम था सर मॉरिस गवेयर। सर मॉरिस गवेयर जो बने थे, उसके बाद में जो है 6 जो है अन्य मुख्य न्यायाधीश थे। 6 जो है अन्य न्यायाधीश इसके अंदर देखे जाते हैं। एक खास बात क्या है इसकी कि 2 न्यायाधीश इसके अंदर भारतीय भी थे, एमआर जैकब और एमएस सुल्तान। एमआर जैकब और एमएस सुल्तान, इस चीज का ध्यान रखिए, एमआर जैकब और एमएस सुल्तान, ये 2 नाम आपने याद रखने हैं इसके अंदर। सुन लीजिए, यहाँ पे ध्यान नहीं देना है कि क्या लिख रहा हूं, ये समझ में नहीं आएगा आपके। ठीक है, सुन लीजिए। तो संघीय न्यायालय हेतु प्रावधान 1935 के अंदर। उसके बाद में प्रांतीय स्वायत्ता हेतु प्रावधान, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या मतलब है प्रांतीय स्वायत्ता का? प्रांतीय स्वायत्ता का आपने स्टूडेंट 1919 का अधिनियम देखा। 1919 के अधिनियम में एक चीज देखी आपने कि प्रांतों के अंदर द्वैत शासन। द्वैत शासन का मतलब कि भाई केंद्र में तो पूर्णतः जो है अंग्रेजों की सरकार रहेगी, प्रांतों के अंदर कुछ मामले जो है अंग्रेजों के अधीन रहेंगे, कुछ मामले जो है भारतीयों को दे दिए जाएंगे। वहां पे इनका विभागों का हस्तांतरण वहां पे हुआ था। लेकिन 1935 में आप देखेंगे कि प्रांतों को पूरी तरीके से स्वतंत्रता दे दी गई। प्रांतों में तो कोई द्वैत शासन अब होगा ही नहीं। प्रांतों में तो जो सरकारें बनेगी वो भारतीयों की बनेगी। प्रांतों के अंदर तो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये द्वैत शासन जो होगा ये प्रांतों की जगह पे केंद्र के अंदर होगा। ये द्वैत शासन प्रांतों के अंदर प्रांतों की जगह जो होगा केंद्र के अंदर होगा। तो केंद्र में द्वैत शासन होगा, प्रांतों में फुल इंडिपेंडेंस यहाँ पे दे दी गई। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रांतीय स्वायत्ता कंप्लीटली जो है इस अधिनियम के अंदर देखने को मिलती है। तो इसके तो पांचों के पांचों अधिनियम सही थे। एक मेरी स्टूडेंट है, उसने एक क्वेश्चन गलती कर दिया, प्रांतीय स्वायत्ता, वो समझ नहीं पाई प्रांतीय स्वायत्ता, वही प्रांतों के अंदर द्वैत शासन समझते रही कि ये तो 1939 के अंदर होगा। तो ये गलती नहीं करनी है भाई। 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 सारे के सारे ऑप्शन इसके अंदर ठीक है आपके। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन हमारा यूरोपियन आगमन से, जैसे कि हम एक सीक्वेंस में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, सीक्वेंस से के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलते रहेंगे। भाई क्या क्वेश्चन था इसके अंदर अगर आप देखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ मिस्टेक थी। 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे भाई आयोग की तरफ से कि जहां पे थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए था और उसके अंदर थोड़ा सा एक चेंज हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। आप इसके अंदर बता सकते हैं, आप अपना कमेंट भी आप इसके अंदर दे सकते हैं। अगर कोई सोर्स आपको मिलता है वो प्रॉपर सोर्स भी आप इसके अंदर दे सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर प्रदान किया जाना, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर प्रदान किया जाना।
मुगल शहंशाह अकबर की मृत्यु, गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अब आप यहाँ पे देखिए क्रोनोलॉजी इनको लगानी है क्रोनोलॉजी के अनुसार, सर्वप्रथम से शुरू करना है, सर्वप्रथम से शुरू करना है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा, तो आप जानते हैं अल्बुकर्क ने जो है बीजापुर के शासक जो आदिल शाह थे, आदिल शाह से गोवा को छीना था। लेकिन आप जानते हैं अल्बुकर्क जो है कब आते हैं भाई आपके, अल्बुकर्क आते हैं आपके 1509 में, 1509 में। अल्बुकर्क आते हैं आपके 1509 के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका आएगा अल्बुकर्क, अल्बुकर्क, ठीक है। ये चीज देख लीजिए कि भाई इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है होगा आपका गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा, हाँ 1509 के अंदर। इसके बाद में आप देखिए मुगल शहंशाह अकबर की मृत्यु, मुगल शहंशाह अकबर की मृत्यु। तो अकबर की मृत्यु कब हुई थी भाई, अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 के अंदर, 1605 के अंदर। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो आप बोलोगे 1664 में हुई थी। तो आप बोलोगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो आप बोलोगे 1602 के अंदर हुई थी, 1602 के अंदर हुई थी। और आप बोलोगे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर प्रदान किया गया था, तो आप बोलोगे 1600 के आसपास किया गया था, 1600 के आसपास किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज देख लीजिए भाई, आयोग के द्वारा इसका जो आंसर माना गया है वो आंसर माना गया है तीसरा, वो आंसर माना गया है ये तीसरा, यानी कि 2 3 5 1 4, 2 3 5 1 4, यानी कि अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। लेकिन ये बोल रहे हैं कि अकबर की मृत्यु जो है पुर्तगालियों पर गोवा के कब्जे से पहले ही हो गई थी। यानी कि आप जानते हैं भाई गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा 1510 में हुआ था, अकबर की मृत्यु 1605 में होती है। यानी कि लगभग जो है आप मान के चलिए कि भाई पुर्तगाली यानी कि ये अल्बुकर्क जो थे ये समकालीन थे किसके, समकालीन थे कृष्णदेवराय के। और कृष्णदेवराय किसके समकालीन था, बाबर के समकालीन था। कृष्णदेवराय किसके समकालीन था, बाबर के समकालीन था। और बाबर का अकबर के साथ क्या संबंध था, बाबर का पोता था अकबर, और अकबर की कब मृत्यु हुई। तो यानी कि गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा 1509 में, मुगल शहंशाह की अकबर की मृत्यु, आयोग का आंसर था इसमें सी। लेकिन आप देखिए सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, सबसे पहला इसके अंदर आना चाहिए कि भाई गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा, सबसे पहले आपका 3 आना चाहिए। 3 के बाद में आपका आना चाहिए 1, उसके बाद में आपका आना चाहिए 5, फिर 2, फिर 4। एक बार मैं चेक भी करूंगा कि आयोग का आंसर दूसरा था या तीसरा था, एक बार श्योरिटी के साथ। लेकिन सही है ये तो आंसर, ऑप्शन बिल्कुल इसका यहाँ पे बी बैठ गया, ऑप्शन यहाँ पे इसका नंबर यहाँ पे बी, यहाँ पे आपको देखिए एक बार बिल्कुल ठीक है। गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई पुर्तगालियों के कब्जे के बाद में 1510 यहाँ पे आप देख रहे हैं। उसके बाद आप जानिए यहाँ पे स्टूडेंट कि 1510 के बाद में 1509 1510 के बाद में आप 1600 1602 1605 और 1664 ये क्रोनोलॉजी इसकी बैठेगी, यानी कि 3 1 5 2 4। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता रहा था कि जब हम यूरोपियन आगमन पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है। एक तो क्रोनोलॉजी आपसे दे दी गई, ठीक है, आपको पता है कि कब कंपनी स्थापित हुई कब नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात, आपने अल्बुकर्क अल्मीडा के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना है कि अल्बुकर्क के द्वारा क्या योगदान है, अल्मीडा का क्या योगदान है, क्या क्या घटनाएं घटती है। फिर आपने जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इनकी कंपनियों को मुख्य तौर पे पढ़ना है कि बंगाल के अंदर कौन कौन सी कंपनियां थी, या बिहार के अंदर कौन सी थी, चिंसुरा किसकी कंपनी थी, कासिम बाजार किसकी कंपनी थी, या आंध्र प्रदेश में कौन सी कंपनी थी, तमिलनाडु के अंदर कौन सी कंपनी थी, सूरत के अंदर गुजरात के अंदर कौन सी कंपनी थी, ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। जब आप फ्रांसीसियों को पढ़ते हैं तो फ्रांसीसियों में स्टूडेंट कर्नाटक संघर्ष को पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक वीडियो के अंदर यहाँ पे नहीं बताया जा सकता, इसको आगे करके हम बताते रहेंगे लगातार, ठीक है भाई। तो आपका आंसर यहाँ पे बी। नेक्स्ट, कि शिवाजी के पतन के बाद गुरिल्ला रणनीति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक के तौर पर किसे जाना जाता है, गुरिल्ला रणनीति, गुरिल्ला रणनीति। देखिए शिवाजी महाराज गुरिल्ला रणनीति यानी कि छिपकर ये वार होता था यहाँ पे। तो इस पद्धति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक इनके बाद में पेशवा बाजीराव प्रथम को माना जाता है, पेशवा बाजीराव प्रथम को माना जाता है। आप जानते हैं कि शिवाजी महाराज यानी कि 1680 के बाद में उनके उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारियों के द्वारा यानी कि संभाजी यानी कि उसके बाद में राजा राम, उसके बाद में ताराबाई के द्वारा 1707 में साहू जी महाराज गद्दी पर बैठते हैं। और 1707 में साहू जी महाराज जब गद्दी पर बैठते
हैं तो बालाजी विश्वनाथ को इन्होंने पहली बार अपना पेशवा बनाया था। पहले पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। और ये जो बाजीराव प्रथम थे ये बालाजी विश्वनाथ के बेटे थे, बालाजी विश्वनाथ के ये बेटे थे। 1719-20 में ये पेशवा बनते हैं और ये 1741-40 तक ये पेशवा यहाँ पे रहते हैं, यानी कि जब तक बालाजी बाजीराव नहीं आते हैं। और इन्होंने अपने साम्राज्य को एक बहुत ही बड़ी स्थिति के अंदर लाके खड़ा कर दिया, एक बहुत ही बड़ा विस्तार साम्राज्य का किया। साहूजी महाराज के सामने जितनी समस्याएं थी उन समस्याओं से निपटाने के लिए बाजीराव प्रथम के द्वारा बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। चाहे आप निजाम की घटना देखें कि निजाम के साथ में लगातार एक संघर्ष था। निजाम के साथ में इन्होंने पालखेड़ा के युद्ध में 1728 में पालखेड़ा का एक युद्ध होता है, उस पालखेड़ा के युद्ध में ये निजाम को पराजित करते हैं और निजाम को मुंशी सिंघाव की संधि करने के लिए वहां पे विवश करते हैं। उसके बाद में निजाम के साथ लगातार फिर संघर्ष होता है। 1738 में फिर एक संधि होती है जिसको आप दुर्रे सराय की संधि बोलते हैं। 1738 में एक संधि और होती है निजाम के साथ में, भोपाल के पास में दुर्रे सराय की संधि। तो निजाम एक समस्या थी, लेकिन बाजीराव प्रथम जो है डट कर खड़ा रहे इनके साथ में। एक समस्या क्या थी कि अब मराठा साम्राज्य के अंदर दो गुट बने हुए थे, एक था सतारा गुट और दूसरा गुट था हमारा आपका कोल्हापुर गुट। दूसरा गुट था कोल्हापुर गुट। तो सतारा गुट कोल्हापुर गुट में लगातार संघर्ष था कोल्हापुर गुट में। तो इनके बीच में एक संधि होती है, बीच में जब इनके द्वारा पराजित कर दिया गया 1731 में। उस संधि को आप वारणा की संधि के नाम से जानते हैं, वारणा की संधि के नाम से जानते हैं कि अब ये इंटरफेयर जो है इस सतारा के अंदर नहीं करेंगे। एकमात्र छत्रपति जो है यहाँ पे सतारा साहूजी महाराज को स्वीकार कर लिया गया। ये संधियां मराठा काल की बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए मराठा से 3 से 4 क्वेश्चन मराठा से बने हैं स्टूडेंट, तो आप क्यों छोड़ रहे हैं इन चीजों को जब लगातार आपको पता है कि कहां से क्वेश्चन बनना है। संधियां अक्सर मैं आपको क्लास के अंदर बताता हूं कि भाई क्या पढ़ना है, आपने उन चीजों पे काम करना है। बाजीराव प्रथम, ठीक है, तो बाजीराव प्रथम निजाम से समस्या को मिटाया, बुंदेलखंड के अंदर समस्या थी उसको समाप्त किया, गुजरात में विद्रोह को दबाया, वारणा की संधि की, दुर्रे सराय की संधि की, पालखेड़ा की लड़ाई की, दिल्ली तक आप पहुंचे थे बाजीराव प्रथम। तो बाजीराव प्रथम का कद जो है वो बहुत बड़ा देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपने याद रखना कि गुरिल्ला रणनीति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक इसके बाद शिवाजी महाराज के बाद बाजीराव प्रथम थे। नेक्स्ट वो आ गया संधि से संबंधित क्वेश्चन आपका आ गया भाई। क्या क्वेश्चन था संधि का? आपने क्रोनोलॉजी लगानी है। और मेरे प्रिय विद्यार्थी स्टूडेंट, मैं मानता हूं कि ये क्वेश्चन लगभग आप में से 90% स्टूडेंट पे आता था, लेकिन जो गलती हुआ स्टूडेंट ने, वो गलती बताऊं कहां पे कर दी? वो गलती स्टूडेंट ने कर दी यहाँ पे, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी कुछ संधियां यहाँ पे देखिए, ये पुरंदर की संधि हो गई, पुरंदर की संधि देख लीजिए। तो आप जानते हैं पुरंदर की संधि 2 बार होती है, ये पुरंदर की संधि 2 बार होती है। एक पुरंदर की संधि 1665 में होती है और एक पुरंदर की संधि जो है ये आप 18th सेंचुरी के अंदर आप देखते हैं। एक शिवाजी महाराज वाली देखते हैं, एक आप 18th सेंचुरी के अंदर देखते हैं। तो आपने जब क्रोनोलॉजी लगाई ना, तो क्रोनोलॉजी में आपने पुरंदर की संधि से शुरुआत कर दिया कि ये जो पुरंदर की जो संधि है ये शिवाजी महाराज वाली नहीं है। लेकिन ये शिवाजी महाराज वाली नहीं है, ये जो है 1770 से 1790 के बीच की जो संधियां है मराठा साम्राज्य में, वो ट्रीटी ये दी गई है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे सालाबाई की संधि, देखिए सालाबाई की संधि ये मराठों के साथ में पहली संधि अंग्रेजों की हुई थी 1782 में। 3 संधि मराठों के साथ में अंग्रेजों की हुई थी। पहली संधि सालाबाई की संधि थी 1782 में, दूसरी संधि बसीन की संधि थी 1802 में, तीसरी संधि पूना की संधि थी 1817 में, जो 3 संधि हुई थी, ठीक है। तो 1782 में यहाँ पे अगर आप बात करेंगे मंगलोर की संधि की, एक मंगलोर संधि, ये मराठा की संधि नहीं थी, ये आंगल मैसूर के बीच की संधि थी, आंगल मैसूर के बीच की संधि थी। और ये संधि होती है 1784 में, ये संधि होती है भाई 1784 में। यानी कि आप जानते हैं अंग्रेजों और मैसूर के बीच में भी लगातार कई लड़ाइयां हुई। तो 3 संधियां इनके बीच में हुई। पहली संधि आप देखते हैं मद्रास की संधि 1769 में, दूसरी संधि आप देखते हैं मंगलोर की संधि 1784 में, और तीसरी संधि आप देखते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि यानी कि आप देखते हैं 1792 के अंदर कॉर्नवालिस के द्वारा। तो ये मंगलोर की संधि आपने देख लिया। इसके बाद आप इनको देखिए, पुरंदर की संधि, सूरत की संधि या बड़गांव की संधि, अगर आप इनको देखेंगे तो इनसे आपको एक चीज यहाँ पे एक चीज और भी समझनी है। देखिए साथ के साथ में आपने एक चीज और लेके आनी है। क्या चीज लेके आनी है आपने? वो देखिए भाई कि आपको पांचों का नहीं पता है, लेकिन आपने मान लिया, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं ये स्टूडेंट, तो आपने ऑप्शन आपने उठाने हैं। जैसे कि भाई यहाँ पे ये सालाबाई की संधि, तो मंगलोर की संधि, आपने 5 में से कोई भी 2 पढ़ना,
आपको आती है, मैं नहीं मानता कि मंगलोर और सालाबाई ही आपको आती है, कोई भी 5 में से 2 आती है, 3 आती है, 4 आती है, तो उनको क्रोनोलॉजी से आप देखिए, उन्हीं को क्रोनोलॉजी से आप देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे सूरत की संधि, फिर आप देखोगे यहाँ पे पुरंदर की संधि, फिर आप देखोगे यहाँ पे बड़गांव की संधि, फिर आप देखोगे यहाँ पे सालबाई की संधि, फिर आप देखोगे मंगलोर की संधि। तो यहाँ पे क्या क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आपका आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आपने इसको क्रोनोलॉजी से सेट करना है, अच्छे से समझना है, जानना है, तब आंसर करना है स्टूडेंट। सीधे सीधे एक बार पेपर के अंदर, ज्यादा टाइट पेपर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महाराणा रंजीत सिंह की नई सेना में निम्नलिखित में से किस एक को शामिल नहीं किया गया था। महाराणा रंजीत सिंह की नई सेना में निम्नलिखित में से किस एक को शामिल नहीं किया गया था। मेरे हिसाब से 2 ऑप्शन तो आपने एकदम देखते ही कट कर देने थे, 2 ऑप्शन थे देखते ही कट कर देने थे, क्योंकि आप जानते हैं, अगर आपने महाराणा रंजीत सिंह को थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप जानते हैं कि महाराणा रंजीत सिंह की सेना में जो है डोगरा बंधु हुआ करते थे, जो बाद में भी आपने देखा कि डोगरा बंधु लगातार जो षड्यंत्र इनके द्वारा किया गया या इनके द्वारा शासन में जो है लगातार जो रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में एक को गद्दी पर बैठाना, दूसरा उतरना, ये चलता रहा। तो ध्यान सिंह और ये नाम आपने पढ़े थे, जो वजीर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था, तो डोगरा बंधु। और गोरखों के साथ में संधि समझौता इनके द्वारा किया गया था, तो गोरखे, तो ये आपने कट कर देने थे। अब यहाँ पे आपको अगर डाउट्स रहता तो बिहारी और गुजराती के अंदर, तो इसका राइट आंसर जो था वो गुजराती था। राइट आंसर क्या था स्टूडेंट, वो था गुजराती। तो गुजराती को अपनी सेना में इन्होंने शामिल नहीं किया था। आप जानते हैं महाराणा रणजीत सिंह के शासन काल के अंदर आप इनका जब टाइम पीरियड देखते हैं, शुक्र शकिया मिशन से संबंधित थे, तो इनमें आपने क्या पढ़ना है। सबसे पहले इनके जो एक इनकी जो धार्मिक सहिष्णुता की जो नीति थी, उनमें मुसलमान जो था वजीर, उनको उनका जो तोपखाना था उनका क्या नाम था, या वजीर का क्या नाम था, या दूसरे जो पद थे जो फ्रांसीसियों को अपने साम्राज्य में लेके आए थे, उन फ्रांसीसियों का क्या नाम था, लाहौर पर कब्जा किया था, लाहौर के किस शासक के साथ में इनके द्वारा संधि की गई थी, या फिर इनके द्वारा कब अंग्रेजों के साथ में अमृतसर की संधि की गई, अमृतसर की संधि के क्या प्रावधान थे, वो प्रावधान आपने देखने हैं। 1831-32 में अफगान संबंध आपने इनके देखने हैं। तो ये चीजें आपने देखनी पड़ेगी महाराजा रणजीत सिंह के बारे में भाई, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, और नेक्स्ट भी महाराणा रंजीत सिंह के संबंध में ही है, महाराणा रंजीत सिंह के संबंध में ही है। देखिए ये भी आप अगर कर सकते थे, बसीन की संधि, अरे कितना आसान पेपर था। अब लग रहा होगा आपने, देखो जो आप पेपर देखा है ना, जब आपने हार्ड लगा था, लेकिन जब आपके ऊपर एक मेंटली प्रेशर था, आपके ऊपर एक मेंटली प्रेशर था, लेकिन अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन को, आपको लग रहा है अरे बसीन की संधि 1802 में, अरे वेल्लोर का विद्रोह 1806 में जहां सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था, जो 1857 की पृष्ठभूमि को आप देखते, 1857 की बैकग्राउंड को आप देखते, अच्छा ये था क्या, रंजीत सिंह का लाहौर पर कब्जा 1799, नाना फडणवीस की मृत्यु 1800 में। लगा लो आंसर, क्या समस्या आ रही है बताइए, है ना। लेकिन जब हम पेपर में बैठते हैं ना, एक मेंटली एक इतना हाई प्रेशर हो जाता है कि पता नहीं आता हुआ क्वेश्चन भी जो हम लगातार गलत करते चलते हैं। इस चीज से बचना है स्टूडेंट, थोड़ा प्रेशर को तोड़ना है। प्रेशर कैसे टूटेगा, लिख लिख के देखना है, याद करना है। अभी आपके पास 1.5 महीने का समय है, इस 1.5 महीने में अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज कीजिए। हमने भी एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं रिवीजन के लिए। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया था, लेकिन इसमें भी आप एक काम क्या कर सकते थे। देखिए 2-3 क्वेश्चन इसमें, 2-3 ऑप्शन इसमें से नहीं हो सकते आपके लिए, आपने ना पढ़े हो, लेकिन 2 ऑप्शन जो है बिल्कुल बेसिक थे। कैसे बेसिक थे, आपने जैसे कि मानना है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद में बंदा बहादुर को अपना नेता चुना गया, बंदा बहादुर को अपना नेता चुना गया, ठीक है। आपको पता है इसका कि गुरु गोविंद सिंह के बाद में सिखों के अंतिम गुरु थे और कोई गुरु नहीं हुए, उसके बाद में बंदा बहादुर को नेता चुन लिया गया। पता है आपको, जब भी ठीक है, और नहीं पता है तो तब भी ठीक है। क्यों नहीं पता है तब भी क्या ठीक है, तो चारों में ही है ये, तो छोड़ दो ना इसको, क्यों पढ़ रहे हो आप, इसको छोड़ दो। समाना पर धावा किया, छोड़ दो ना इसको, क्यों पढ़ रहे हो आप इसको, चारों में ही नहीं है क्या, ये जो है चारों में ही नहीं है क्या, छोड़ दो ना आप तीसरे ऑप्शन को। आपको नहीं पता है बंदा बहादुर ने संपूर्ण हिंद सरकार और हिसार सरकार, और अच्छा तीसरा बंदा बहादुर ने हिसार से राजस्व संग्रहित किया, छोड़ दो ना। आपने जरूरत कहां पड़ रही है इनकी, आपने इन ऑप्शंस की जरूरत कहां पड़ रही है भाई। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में कॉमन, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में कॉमन, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में कॉमन, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में कॉमन। तो आपको नहीं आता है दूसरा, क्यों उलझ रहे हैं आप, नहीं आता है तीसरा, क्यों उलझ रहे हैं आप, नहीं आता है पहला, क्यों उलझ रहे हैं आप। अब आप बात करिए ना चौथे पांचवे पे, अब आप बात करिए चौथे पांचवे पे। आपको पता है कि 1716 में मौत के घाट उतार दिया था फर्रुख शेर के समय में बंदा बहादुर की, बेसिक बात आपको पता है। तो पांचवा सही है, तो पांचवा सही है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो कंप्लीटली कट गया,
अगर पांचवा सही है तो पहला दूसरा ऑप्शन तो आपका कंप्लीटली यहाँ पे डिडक्ट हो गया, तो फिर कहाँ समस्या आ रही है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देख लीजिए चौथा, ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ चौथा भी था, वही 1710 तक बंदा बहादुर ने संपूर्ण हिंद सरकार और हिसार सरकार के कुछ परगनों पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो पांचों के पांचों ऑप्शन इसके सही है आपके। तो थोड़ा सा आपने टेक्निकल वे में भी आपने जाना है स्टूडेंट। नेक्स्ट, एक ये क्वेश्चन था, 1831 में भारत में रेलवे के निर्माण का आरंभिक सुझाव किस स्थान पर दिया गया। एक जो प्रीवियस ईयर की एक पीडीएफ जो पेपर है उसकी पीडीएफ निकल रही है, एक सर की है पीडीएफ, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है मिस्टेक है। आप थोड़ा सा चेक जो है उसको जो है बिल्कुल एकदम ब्लाइंड तरीके से आपने उस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ना है, मतलब पढ़ना नहीं है अच्छे तरीके से उसको, कि भाई आपने वहां पे देखा क्वेश्चन, उसके आंसर को देख लिया। मैं बता भी देता हूँ नाम, पप्पू सिंह प्रजापति जी की एक जो पीडीएफ है क्वेश्चन की, वह पीडीएफ आपके पास अगर किसी के पास है तो उसको थोड़ा सा आंसर उसको मैच करना है। बहुत सारे क्वेश्चन में मिस्टेक है ना, तो मैं उनमें चेक भी करा दूंगा। उसमें ये वाला क्वेश्चन भी मिस्टेक है, उनमें सेकंड वाला क्वेश्चन भी मिस्टेक था, 1813 में है, यहाँ पे 1831। मैं ये नहीं कहता वो गलत है, वो गलती टाइपिंग मिस्टेक है, वो उनकी गलती नहीं है, वो वहां पे टाइपिंग मिस्टेक है। यानी कि 1831 की जगह पर 1813 हो गया, 1831 की जगह 1813 हो गया। आप जानते हैं 1813 में तो ब्रिटेन के अंदर ही यहाँ पे ट्रेन नहीं चलाई गई थी, ब्रिटेन के अंदर ही ट्रेन की शुरुआत 1813 में तो नहीं हुई थी। उसके बाद इन्होंने जो भाप का जो इंजन था, वो भाप का इंजन इनके द्वारा बनाया गया था। जो आप देखते हैं ये जो हाँ जेम्स, क्या नाम उनका है, मैकडोनाल्ड, नाम उनका दिमाग से निकल गया है, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि 1831 में भारत में रेलवे के निर्माण का आरंभिक सुझाव किस स्थान पर दिया गया, तो आप बोलते हैं कि मद्रास पर दिया गया। लेकिन अगली बार आपसे पूछा जाएगा किसने दिया, आपसे पूछा जाएगा किसने दिया ये सुझाव, तो आप बोलोगे कैप्टन कॉटन ने। कैप्टन कॉटन ने, कौन थे भाई कैप्टन कॉटन? ये मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर, आप जानते हैं मद्रास कलकत्ता बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, उसके अंदर एक इंजीनियर हुआ करते थे। मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर एक इंजीनियर हुआ करते थे जहां पे जिसने इन्होंने ये सुझाव दिया था, ठीक है। उसके बाद में एक सुझाव जो ये थे मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन, 1841 में इन्होंने भी एक सुझाव दिया था भारत के अंदर रेलवे का चलाने में, भारत में रेलवे चलाने में, यानी कि रेलवे मार्ग यहाँ पे स्थापित करने में। कहां से कहां तक? कलकत्ता से उत्तर पश्चिम तक, कलकत्ता से उत्तर पश्चिम तक भारत में एक रेलवे मार्ग स्थापित करने का सुझाव जो है स्टीफेंसन के द्वारा भी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे रेलवे के संबंध में आपने कुछ स्टेटमेंट को पढ़ना है, जैसे कि एक स्टेटमेंट मिलती है, एक समाचार पत्र है सहचर, एक समाचार पत्र है सहचर। सहचर में क्या स्टेटमेंट मिलती है कि भारत में रेलवे का विकास एक हथकड़ी है, भारत में रेलवे का विकास एक हथकड़ी है। एक जगह मिलता है चंद्रिका के अंदर मिलता है कि चंद्रिका में क्या स्टेटमेंट मिलती है रेलवे से संबंधित, कि रेल देश की दरिद्रता की ओर, रेल जो है देश को दरिद्रता की ओर धकेल रही है। चंद्रिका के अंदर एक स्टेटमेंट मिलती है कि रेल देश को दरिद्रता की ओर धकेल रही है। एक नया स्टेटमेंट इंदु प्रकाश के अंदर मिलता है कि रेलों ने जो है भारतीय समृद्धि की क्षति पहुंचाई है, रेलों ने भारतीय समृद्धि को क्षति पहुंचाई है, ये इंदु प्रकाश के अंदर स्टेटमेंट मिलता है। एक जीवी जोशी थे, जीवी जोशी ने भी बोला था कि ये भारत की तरफ से जाने वाली ब्रिटिश उद्योगों के लिए एक ये आर्थिक सहायता है, यानी कि भारत की तरफ से जाने वाली ब्रिटिश उद्योगों के लिए ये आर्थिक सहायता है। ये स्टेटमेंट जीवी जोशी की मिलती है। एक स्टेटमेंट बाल गंगाधर तिलक की भी मिलती है, एक दूसरे की पत्नी को संगारने वाला एक तरीका है, दूसरे की पत्नी को संगारने वाला एक तरीका है। ये स्टेटमेंट जो है बाल गंगाधर तिलक की देखने को मिलती है। कई सारी चीजें, ऐसी चीजें आपको मिलेगी जो रेलवे के संबंध में है। 1845 में 3 प्रायोगिक रेलवे बिछाई गई थी। 1845 में 3 प्रायोगिक रेलवे बिछाई गई थी। पहली कलकत्ता से रानीगंज तक, दूसरी जो है मद्रास से जो है आरकोनम तक, तीसरी जो है आपकी बंबई से कल्याण तक। ये भी आपसे पूछी जा सकती है कि 1845 में कौन सी जगह पे रेलवे लाइन नहीं बिछाई गई थी प्रायोगिक तौर पे, तो आपको पता होना चाहिए कलकत्ता से रानीगंज तक, मद्रास से आरकोनम तक, और जो है आपके बंबई से कल्याण तक। ये 3 रेलवे लाइन यहाँ पे बिछाई गई थी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के समय में रेलवे में पूर्णतः विस्तार कार्य शुरू हुआ और लगभग 1 मील का जो खर्चा आया था 1,80,000 के आसपास 1 मील का खर्चा था। लेकिन अगर आपसे पूछे सर्वाधिक रेलवे लाइनों का जो विस्तार हुआ, वो सर्वाधिक रेलवे लाइनों का विस्तार जो है यहाँ पे आपका लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। अच्छा, जैसे कि बात करते हैं एक वर्ष समिति की, कि एक वर्ष समिति के आधार पर जो है रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया, उनकी संस्तुति। उनसे पहले जो है जेम्स मैके कमीशन बना था 1907 में, तो जेम्स मैके कमीशन में भी इस बात की सिफारिश की गई थी कि सामान्य रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया जाना चाहिए। तो इन बातों का आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। नेक्स्ट,
थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा हो रहा है तो लंबी भी नहीं हम चला सकते, तो 15 क्वेश्चन करने हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में कर लेते हैं। किसने औपनिवेशिक शासन के दौरान विऔद्योगीकरण को अस्वीकृत किया और एक महत्वपूर्ण आर्थिक उन्नति का दावा किया? तो आप बोलोगे मॉरिस डी मॉरिस ने। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कितनी बार आ गया है ये एंटी को भी नहीं पता है, 3-4 बार 5 बार लगभग ये आ चुका है। नेक्स्ट, कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास के प्राचीन काल को हिंदू काल और मध्य काल को मुस्लिम काल के रूप में चित्रित किया। जेम्स मिल ने प्राचीन भारतीय इतिहास को हिंदू काल के रूप में और मध्य काल को मुस्लिम काल के रूप में चित्रित किया, ये आप जानते हैं। जेम्स मिल जो है, जिसको आप 1833 के अधिनियम में भी देखते हैं, 1833 के अधिनियम में भी देखते हैं, वो एक उपयोगितावादी थे, ये उपयोगितावादी थे, यानी कि यूटिलिटेरियनिज्म ये थे। उसने आधुनिक काल को ईसाई काल नहीं कहा, आधुनिक काल को ईसाई काल नहीं कहा, ये बात सही है। देखिए, प्राचीन काल को उन्होंने बोला कि हिंदू काल था, मध्य काल को मुस्लिम काल था, लेकिन आधुनिक काल को ईसाई काल नहीं कहा। बातें दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। बातें दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। नेक्स्ट, आर्य समाज के बारे में बताना कि कौन सा कथन सही है। आर्य समाज के बारे में तो मैं मानता हूं कि आर्य समाज की स्थापना तो एसएससी वाला या कोई अगर कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है वो भी जानता है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। जानते होंगे आप भी कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई है। तो सेकंड ऑप्शन तो नहीं हो सकता है भाई, तो लेकिन यहाँ तो सेकंड दिया गया है, ये तो गलत होना चाहिए। यहाँ भी सेकंड दिया है, ये भी गलत होना चाहिए। यहाँ भी सेकंड दिया है, ये भी गलत होना चाहिए। तो आपने लग रहा है कि क्वेश्चन हार्ड था, आपको नहीं पता है कि बंबई में गठित किया गया था। वेद सत्य ज्ञान के ग्रंथ है, ईश्वर सभी सत्य ज्ञान हेतु प्रामाणिक स्रोत है। मूल शंकर ने स्थापना की थी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम मूल शंकर था। तो आपको नहीं जानकारी है, मान लो आप इस चीज को, लेकिन आपको इस चीज की जानकारी है ना कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, है ना। तो देखिए भैया, और मैं ऐसा नहीं है कि जो इजी क्वेश्चन है वही उठा रहा हूँ पहले, नहीं, मैं क्रोनोलॉजी से ले रहा हूँ। जैसे इतिहास के अंदर आपकी क्रोनोलॉजी जो सिलेबस आपका डिजाइन किया गया है, अभी तक मैंने राष्ट्रीय आंदोलन का एक भी क्वेश्चन नहीं लिया है, क्रांतिकारी विचारधारा नर्मदल से एक भी क्वेश्चन नहीं लिया है, चंपारण या इनसे एक भी क्वेश्चन नहीं लिया है। ये क्रोनोलॉजी से आएंगे, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ईजी आएंगे। तो आप देखिए स्टूडेंट कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ मिस्टेक हो रही है, उसको सुधारिए, समझिए, उस पर काम करिए, ठीक है। तो ये तो आर्य समाज के बारे में डिटेल बता देंगे फिर काफी समय में। ज्योतिबा फुले, ये चीजें थी, इसमें आपने मिस्टेक की। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हाँ ये भारत के लोगों के लिए, ये आंसर लगाया होगा बहुत सारों ने, भारत के लोगों के लिए, कि ज्योतिबा फुले जो एक समाज सुधारक, दलित समाज सुधारक, इसके अंदर आप देखते हैं महाराष्ट्र के अंदर एक नई जागृति, नई चेतना इनके द्वारा उत्पन्न की गई। बहुत बड़ा योगदान समाज के अंदर ज्योतिबा फुले साहब का मिलता है। गुलामगिरी इन्होंने समर्पित की थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कुछ अच्छे लोगों के लिए, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में करिए भाई, 2 क्वेश्चन हो रहेंगे। नेक्स्ट आप देखिए कि इनको आपने क्रोनोलॉजी लगानी है, क्रोनोलॉजी इनको आपने लगानी है। क्रोनोलॉजी में कैसे सेट करना है तो भाई दिल्ली के अंदर उर्दू अखबार, दिल्ली उर्दू अखबार, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या 21 गजट या फिर दादा भाई नौरोजी का पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया या बॉम्बे समाचार। देखिए कुछ चीजों का आप जानते हैं, यही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऑप्शन मत देखिए, ऑप्शन मत देखिए। लेकिन अगर आप यहाँ ये थोड़ा सा मिसप्रिंट था, ये ऑप्शन पहले आएगा, ये ऑप्शन बाद में आएगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट था, बाद में मैंने ऐड किया है। लेकिन अगर आप देखेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जानते हैं सभी, लिटन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, लिटन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, रिपन के समय में इसको समाप्त किया गया था, ठीक है। 1878 की घटना है। हिक्की गजट आप जानते हैं, सबसे पहले वारन हेस्टिंग के समय में हिक्की गजट आया था, यानी कि 1780 के आसपास की बात है। 100 सालों का डिफरेंस हो गया, यानी कि तीसरा तो ये तो कभी भी इससे पहले नहीं आ सकता, इन चीजों का पता है। आप जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी का पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि इसी बीच के अंदर आप देखते हैं कि हमारा ये लगभग 1870 उसके अंदर 67 के अंदर आप देखते हैं पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन 3 का आपने पता है। मान लिया दिल्ली उर्दू अखबार का नहीं पता कि दिल्ली उर्दू अखबार जो है 1837 में आया था ये, लेकिन आपको नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो तब भी काम चल जाएगा आपका। आपको नहीं पता है कि बॉम्बे समाचार कब प्रकाशित हुआ था। बॉम्बे सरकार प्रकाशित हुआ था 1822 में, ये आपका प्रकाशित हुआ था 1822 में। मैं बता रहा हूं आपको, अगर नहीं पता इनका चल जाएगा। 3 का पता है तो तब भी आप लगा लेंगे। तो आप देखिए 1837, 1828, 1780 या 1822 बॉम्बे समाज 1822, 1868। तो आप क्रोनोलॉजी से संबंधित लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं भाई, आप इनको करते क्यों नहीं? अच्छे से करिए, इनको लगा लीजिए इनका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी ऐसी है क्रोनोलॉजी। देखिए आप सबसे पहले जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, 13 अप्रैल 1919, हंटर कमेटी। भाई जलियांवाला बाग जब घटना घटी थी उसके बाद भारतीयों ने दबाव बनाया था, तो भारतीयों के दबाव के बाद में हंटर के अंदर में एक कमेटी बनाई गई। हर रोज कहता हूं कि हंटर के सदस्य बताइए, हंटर कमेटी के सदस्य बताइए, राइस, रैकिंग, बैरो, ये सब नाम आप बताते हैं ना। तो ये जलियांवाला बाग घटना घटी थी, उसके बाद में तो हंटर कमेटी गठित हुई थी।
जलियांवाला बाग घटना घटित हुई, उसके बाद तो हंटर कमेटी गठित हुई थी, और हंटर कमेटी गठित हुई थी तो उसके बाद असहयोग आंदोलन, जब उसका निर्णय गोलमोल निर्णय था, कुछ डिसीजन नहीं आया, उसके बाद भारतीयों के द्वारा तहकीकात कमेटी गठित हुई, और तहकीकात कमेटी के डिसीजन के बाद में फिर जो है जब कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं निकला तो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। असहयोग मतलब सहयोग नहीं करना था, भारतीयों को चुनाव में भी भागीदारी नहीं करनी थी, और चुनाव में भागीदारी नहीं करनी थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इसके खिलाफ थे, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। उसी समय में क्रांतिकारी विचारधारा के लोग भी प्रकाशित हो रहे। ये घटना आप काकोरी घटना आप देखते हैं 1925 में ये घटना घटती है, जो सहारनपुर से ये ट्रेन चलती है अपनी लखनऊ की ओर काकोरी नामक स्टेशन पर, और उसके बाद में ये ट्रेड यूनियन अधिनियम ये बाद में सबसे पारित होगा। तो आप देखिए सबसे पहले 3, उसके बाद आप देखिए 5, उसके बाद आप देखिए 4, फिर 2, 1। अरे मेरे भाई बताओ कहाँ समस्या आ रही है। तो ये 15 क्वेश्चन आधुनिक भारत की मैं मान के चलता हूँ कि 15 में से आप 12 तो कम से कम आप कर सकते थे, 12 तो कम से कम। देखिए इस क्वेश्चन को करने में मैं नहीं मानता कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने में मैं नहीं मानता आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए थी। एसएससी वाला क्वेश्चन था भाई, हो सकता है देखिए मैं पांचों के पांचों क्वेश्चन के लिए नहीं बताता कि आपको आते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन को एग्जिट भी करना है एलिमिनेशन मेथड में। ये एक स्वाभाविक क्वेश्चन था कि हाँ यहाँ आप गलती कर सकते थे, इस क्वेश्चन को हटा दो। एक ये क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाला, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान था भाई जिसने पढ़ा है, अगर ये तो पिछली बार कई बार से लगातार आ रहा है भाई। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था भाई, आपने हो सकता है कि ना पढ़ा हो तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। मद्रास के अंदर, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, ये वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनके अंदर डाउट बहुत ज्यादा, मतलब इनमें ये लगता है कि कौन सा होना है। जितने ऑप्शन होते हैं उनमें 2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इजी था भाई, ये क्वेश्चन आसान भाई। इसमें 2 क्वेश्चन में डाउट था, 2 ऑप्शन में डाउट हो सकता था आपको ए और डी के अंदर, तो इसको 50-50 था। ये आसान, ये आसान, ये आसान, ये आसान। 13 क्वेश्चन आप आराम से इसका लगा सकते थे 15 में से। कल बाकी के जो है इसके 20 क्वेश्चन के आसपास मैं कराऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट के। तो आप बताना स्टूडेंट जो लगातार क्लास भी हमारे साथ कर रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट किया, तो आप सही दिशा में जा रहे हैं, यही नहीं जा रहे हैं, ये आप देख लेना अपने साथ, ठीक है। तो आपने अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कमेंट जरूर करना, और जो स्टूडेंट क्रैश कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं वो क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं स्टूडेंट।